अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम अगर हमें याद हो तो हमने CSS पे छोड़ा था। CSS हमने तकरीबन स्टार्ट की थी और आई थिंक जस्ट एक क्लास प्रॉपर हुई थी CSS की, राइट? तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। HTML के तो आपके पास कुछ असाइनमेंट्स भी थे, तो असाइनमेंट से आपको अच्छा खासा दोबारा से आइडिया तो हो गया होगा कि HTML में क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद जब हम CSS की बात करते हैं तो हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चों ने ये CSS में ये वाला काम करके भी देखा हो। ठीक है, तो ये सिंपली लाइन जो है, जैसा हमने लास्ट टाइम कहा था कि CSS की फाइल को और HTML को कनेक्ट करती है। ठीक है, आप जो भी CSS की नई फाइल बनाएंगे उसको HTML को बताना लाजमी है। उस फाइल का HTML को बताना लाजमी है कि CSS इस HTML पे कहाँ से लगेगी। ठीक है, अब इसमें हमने एक फाइल बनाई थी, इसका नाम क्या था? intro.intro_css। तो ये जो फाइल है ये बिल्कुल यहीं पे पड़ी हुई है। अगर हम इसको भी ओपन कर लें दोनों को, तो ये मेरी CSS की फाइल है और ये मेरी HTML की फाइल है। अब इसमें एक और चीज है कि जरूरी नहीं कि एक HTML में हम सिर्फ एक ही फाइल बनाएं CSS की और एक ही फाइल लगाएं। हम एक से ज्यादा फाइलें भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सिर्फ क्या डिफरेंस होता है कि हम क्या करते हैं कि इसी लिंक के टैग को आपने कॉपी किया और फॉर एग्जांपल हमने इसको क्या कर दिया, intro CSS 2 कर दिया। तो अगर आप यहां पे एक और फाइल बनाएंगे तो अब इस HTML के अंदर कितनी CSS लगी हुई है? 2। अब लेकिन एक मसला होगा। मसला क्या होगा? मसले मसाइल तो वैसे बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें से एक खास मसले होंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने CSS में क्या किया था। CSS में जब हमने शुरू किया तो हमने पढ़ा था कि ये किस तरह की शीट है। ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहलाती है और इसका सिर्फ काम क्या है, जो कि आपने स्केलेटन बनाया है HTML के थ्रू, यानी HTML का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, आपने टेक्स्ट लिखी, इमेज लिखी, उसको पोजिशनिंग देना, उसको स्टाइल करना, ये सारा काम किसका है? CSS का है। तो ये बात तो आपको वाज़ेह हो गई होगी कि जब आप HTML लिख रहे थे तो आपको महसूस हो रहा था कि यार हम कुछ भी उसमें तब्दीली नहीं कर पा रहे, जैसा बस लिख रहे हैं वो वैसा ही लिखा जा रहा है। तो उसमें चेंजेस करने के लिए हमने एक छोटा सा HTML का वो CSS का कोड कॉपी किया था W3 स्कूल से टेबल में। तो हमने देखा था कि इतने से कोड्स है CSS के, टेबल में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया था, याद है? तो ये CSS की क्वालिटी है। तो उसमें से अब हम जब CSS हमने स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले पढ़ा था CSS का सिंटैक्स। जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से दिखता था कि हमने कहा था एक सिलेक्टर होता है, उसके बाद क्या होता है? एक कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में क्या होती है? प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की क्या होती है? वैल्यू, और वैल्यू के बाद सेमीकोलन। ये क्या चीज है? कॉलन। और ये क्या चीज है? सेमीकोलन। यानी कॉलन सेपरेट करता है प्रॉपर्टी को और वैल्यू को, और जो आपका सेमीकोलन है वो आपको ये बताता है कि इस लाइन का इख्तिताम हो चुका है। अब इसके अलावा अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है तो आप दूसरी प्रॉपर्टी भी यहां पे लगा सकते हैं, मतलब ये लाइनें जो हैं और बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात क्या है कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये किसको लग रही हैं? जिसका सिलेक्टर लगा हुआ है। सिलेक्टर, फिर हमने जब ये सिंटैक्स देख लिया था, सिंटैक्स देखने के बाद हमने, किसी को सिंटैक्स लफ्ज से मसला है? कोई ऐसा है जिसको सिंटैक्स सुन के लगता हो पता नहीं क्या है? पक्की बात है? तो ये जो सिंटैक्स है हमने जब पढ़ लिया तो हमने कहा कि हम सबसे पहले अब इस सिंटैक्स का जो पहला लफ्ज है जो कि सिलेक्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने बताया कि सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर एक आपके पास लफ्ज होता है या एक तरीकेकार है जिससे आप HTML के अंदर जिस टैग को या जिस जगह को आपने स्टाइल करना है उसको यहां पे आप उसकी एड्रेस बताएंगे। ये बात हमने लास्ट टाइम की थी, क्योंकि हमने कहा था कि अगर आपके पास 100 टैग्स हैं, क्योंकि आपको पता है HTML क्या है? एक टैग्स का मजमा है, हर चीज का टैग है। तो हमें एक स्पेसिफिक चीज का कलर बदलना है, स्टाइल देना है, उसको इधर से उधर करना है, तो हम उसको बताएं कैसे? तो वो जो एड्रेस देने का तरीका है वो क्या है?
सिलेक्टर। अब सिलेक्टर की मैंने कहा था कि इकसाम है, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर है, और पहला सिलेक्टर की टाइप क्या है? टैग सिलेक्टर। टैग का लफ्ज आप बहुत बार सुन चुके हैं। टैग किसमें होता है? HTML में। तो पहला तरीका क्या कहता है? कहता है कि आप मुझे टैग का नाम बता दो, मैं HTML में जहां जहां मुझे वो टैग मिलेगा मैं उसको वो वाला प्रॉपर्टी लगा दूंगा। बहुत सिंपल एंड इजी। अब इसका क्या मतलब है? यहां पे दो टैग्स हैं, एक H1 है और एक H2 है। हमने यहां पे H1 का कलर क्या किया हुआ है और H2 का ग्रीन किया हुआ है। बहुत सिंपल, बहुत इजी एग्जांपल है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर। तो हम देख रहे हैं कि जो H1 है उसका रेड कलर है और जो H2 है उसका ग्रीन कलर है। अब ये जो टैग सिलेक्टर है इसके अब हम कुछ फवायद और नुकसान की बात करते हैं, क्योंकि अगर ये इतना अच्छा है तो कोई और एक किस्म आने की जरूरत नहीं थी। मगर अगर दूसरी किस्म है तो इसका मतलब है कि पहले वाला इतना ताकतवर नहीं था कि हमें दूसरी की जरूरत पड़ी। तो जरा ये समझते हैं कि इसका नुकसान क्या है और इसका फायदा क्या है। फायदा तो ये सिंपल है कि सबसे आसान है। आपको जिसको स्टाइल करना है आपने उस टैग का नाम लिखा और उस पर प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर दी। बहुत सिंपल, बहुत इजी। ये इसका क्या है? फायदा है टैग सिलेक्टर का। इसका नुकसान क्या है? नुकसान देखने के लिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम HTML में वापस आते हैं। अब हम इस H1 को अब हमारे पास कितने H1 है? 3। हमारे पास 3 H1 है और देख के आपको समझ आ रहा होगा दूसरे वाले को मुझे क्या करना था? ब्लू। तीसरे वाले को पर्पल। लेकिन वो दोनों भी क्या हुए हैं? रेड। उसकी वजह क्या है कि मैंने यहां पे CSS के अंदर उसको क्या बोला था कि H1 को क्या कर दो? रेड। अब इसका नुकसान यह है कि इसको जहां जहां H1 मिलेगा उसको ये क्या कर देगा? रेड कर देगा। इसका मतलब है कि अब हमारे पास दो एक ही नाम के टैग हैं तो अब हम उनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? अब एक मसला उठा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, हल होगा। तो इसका जो हल उन्होंने निकाला वो था एक दूसरी टाइप। किसकी? ये किसकी टाइप लिख रहे हैं हम? सिलेक्टर की। तो दूसरी टाइप है यानी कि टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 को हम कहते हैं क्या? ID सिलेक्टर। उसने बोला कि भाई आपको एक मखसूस H1 का कलर बदलना है तो आप उस पर क्या लगा दो? ID। तो ID का एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था जब हम HTML पढ़ रहे थे। दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक क्लास और एक ID। दोनों में फर्क क्या था? ठीक है, ID एक ही की हो सकती है और क्लास मल्टीपल की हो सकती है। तो हम H1 पे आते हैं। ये जो ब्लू वाला है इसको मैं देता हूं क्या? ID, और ID को मैं दे देता हूं ब्लू। उसके बाद ID और इसको मैं दे देता हूं क्या? पर्पल। तो मैंने दोनों को अलग अलग ID दी, एक को मैंने दे दी ब्लू और दूसरे को पर्पल। अच्छा, ये एक सिंटैक्स है, ये एक सिंटैक्स है। अब मुझे एक नया सिंटैक्स बनाना है तो मैं नीचे और जाऊंगा, एंटर मारूंगा। अब मैं उसको बोलूंगा कि मुझे किस पे लगाना है? ब्लू पे। अब ब्लू पे आके बाकी सिंटैक्स तो सेम रहेगा, वैसे ही कर्ली ब्रेसेस है, वैसे ही प्रॉपर्टी का नाम है। और प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारे? कलर। कलर। तो इसको मुझे कौन सा कलर देना चाहिए था? ब्लू। लेकिन एक चीज अभी हम नोट कर रहे हैं कि ये वाइट वाइट दिखा रहा है ब्लू को। जब VS कोड किसी लफ्ज को वाइट दिखाए ना तो इसका मतलब है वो उससे समझ रहा है स्ट्रिंग। क्या समझ रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। जब आप जावास्क्रिप्ट तक पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा स्ट्रिंग क्या है। लेकिन स्ट्रिंग का मतलब होता है कि VS कोड उसको कुछ समझ नहीं रहा, उसको कोई प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं समझ रहा, उसको सिर्फ क्या समझ रहा है? एक प्लेन टेक्स्ट, एक सिंपल टेक्स्ट। तो ये जो लफ्ज ब्लू लिखा हुआ है उसने उसको व्हाइट कलर दिया तो इससे ये मुझे समझ आई कि VS कोड उसको समझ नहीं रहा। VS कोड क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि जब भी आप ID लिखते हैं या उसको बताते हैं कि मैं तुम्हें ID दे रहा हूं तो आप उसको हैश लगा के बताते हैं।
आईडी की पहचान क्या है? हैश। जब आप VS कोड में हैश लिखेंगे तो VS कोड समझ जाता है, बल्कि VS कोड नहीं, CSS, तो CSS समझ जाती है कि ये क्या चीज है? आईडी है। तो ब्लू जो आपने लफ्ज लिखा है, ये क्लास भी तो हो सकती थी, ये एट्रीब्यूट का नेम भी तो हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता था। तो उसको CSS को कैसे पता लगेगा कि ये पर्टिकुलरली क्या है? आईडी है। उसको पता लगता है हैश से। जब आप हैश लगाएंगे, आगे लिखेंगे ब्लू, तो ये एक किस तरह का टैग सिलेक्टर बन गया? ये बन गया आईडी सिलेक्टर। सही है। और ये हमारे पास है देखने में आपको लग रहा होगा बहुत ही कोई फजूल काम किया है, लेकिन ये फजूल काम जब आप 1-2 महीने के बाद इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे यार बहुत अच्छा काम किया था। क्योंकि CSS ये इतनी लेंदी होना शुरू हो जाती है कि आपको फिर खुद याद नहीं रहता कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए लगाई। ठीक है, तो अभी हमने एक आईडी बनाई ब्लू और उसको कलर क्या दे दिया? ब्लू। इसी तरीके से मेरे पास एक और आईडी थी, उसका नाम क्या था? पर्पल। तो एक आईडी मेरे पास थी पर्पल और इसको कलर में क्या दे दिया? पर्पल। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो काम बिल्कुल सही हुआ। मुझे सबसे पहले रेड मिला, उसके बाद मुझे ब्लू मिला, उसके बाद मुझे पर्पल मिला। अब जो रेड है वो किसके थ्रू आ रहा है? कौन सा सिलेक्टर? टैग सिलेक्टर। और जो ब्लू आ रहा है वो किसके थ्रू है? आईडी सिलेक्टर। पर्पल भी ग्रीन वाला टैग सिलेक्टर। तो अब हमने एक में हमने टैग सिलेक्टर इस्तेमाल किया और एक में हमने आईडी सिलेक्टर इस्तेमाल किया। तो हम दो मतलब अलग अलग चीजों को हमने अलग अलग टैग दिया है। आपने एक बात नोट की कि H1 पहले रेड थे, इसका मतलब है कि क्योंकि वो पहला वाला जो हमारा टैग सिलेक्टर लगा हुआ था वो तीनों आपके H1 पे लग रहा था। लेकिन अब जैसे ही मैंने उसको आईडी दी और आईडी में मैंने एक दूसरा कलर बता दिया तो उसने पुराने वाले को क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया। यानी कि पहले जो H1 की एक सेटिंग लग रही थी वो सेटिंग हटा के उसने किसकी सेटिंग लगा दी? आईडी की। ये बात आपको समझ आ रही है? इधर एक प्रोग्रामिंग का एक रूल है। ये जो आपके पास ये CSS है, HTML है या जावास्क्रिप्ट है, जो आप ये तीनों लैंग्वेजेस पढ़ेंगे उनका एक चलाने का सीक्वेंस है। अब जैसे इंसान होता है तो इंसान कैसे पढ़ता है? इंग्लिश को खास तौर पे अगर आपके पास लफ्ज लिखा हुआ है तो आप पहली लाइन से लेफ्ट हैंड से पढ़ना शुरू करते हैं। होता है ना, कोई भी आप बुक रीड करते हैं तो उसका टॉप से लेफ्ट से शुरू करते हैं, लाइन कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरी लाइन पे आते हैं, फिर लेफ्ट से शुरू करते हैं, फिर आखिर तक जाते हैं। ऐसे लाइन बाय लाइन आप सारी कहानी पढ़ते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है ये भी किस तरह की एग्जीक्यूशन करती है? लाइन बाय लाइन। मतलब कि वो पहली लाइन पहले पढ़ेगी, दूसरी लाइन बाद में, फिर तीसरी लाइन तीसरे नंबर पे। तो जो काम पहली लाइन में हुआ था अगर आप उसको कहोगे तीसरी चौथी लाइन में कि पहले वाले काम को हटा के ये कर दो तो वो किसकी बात मानेगी? बाद वाले की। क्योंकि आपने जो लेटेस्ट उसको ऑर्डर दिया है वो नीचे है। ये बात समझ आ रही है? इसको जरा हम थोड़ा और देखते हैं। अब ये H1 है, मैं कह रहा हूं इसको यहां पे आके अगर मैं कर दूं ब्लैक तो ऊपर वाला क्या हुआ है? ब्लैक। हालांकि H1 दोनों H1 है यहां पर। इसको मैंने कलर क्या दिया? रेड। इसको मैंने कलर क्या दिया? ब्लैक। तो हुआ क्या कि जब आपका ब्राउजर ने ये CSS चलाई, ठीक है, तो वो लाइन नंबर 19 यानी कि इस लाइन पे आया, उसने सबसे पहले ये चलाया, उसका कलर क्या कर दिया?
रेड, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी तेज चलती है कि वो ये वाली लाइन चली उसने रेड किया, फिर उसके बाद ये लाइन चली उसको पता लगा अच्छा H1 का कलर क्या करना है ब्लैक, तो उसने रेड से बदल के क्या कर दिया ब्लैक, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चल रहा है। बात समझ आ रही है? तो उसने रेड को हटा के क्या कर दिया ब्लैक, मतलब पहले रेड हुआ था बस वो आपको दिखा नहीं क्योंकि वो इतना तेजी से हुआ। अब बात समझ आ रही है कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। तो जब भी आपको ये चीज देखनी हो कि कोई चीज कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी या कौन सा फाइनल इसका आंसर होगा, तो आपको कैसे चलना चाहिए लाइन बाय लाइन। आप ये दिमाग में रखें कि मुझे पहली लाइन पहले दूसरी लाइन बाद में करनी है। लेकिन अब एक काम करते हैं, जब मैंने ये वाला हटा दिया ब्लू वाला तो ये क्या हो गया था, ये मैंने CSS हटा दी तो ब्लू वाला क्या हो गया ब्लैक हो गया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि H1 पे क्या लगा हुआ है ब्लैक लगा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम H1 के टैग से ऊपर ऊपर आते हैं और मैंने ऊपर ऊपर क्या लगा दिया है ब्लू। अब लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक कहती है कि सबसे पहले जिसकी आईडी ब्लू हुई वो क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद H1 जो है उसको क्या कर देगा वो रेड, फिर उसके बाद H1 को क्या कर देगा वो ब्लैक। तो जरा मुझे बताएं कि ये जो H1 है इसका कलर क्या होगा, लाइन बाय लाइन में तो ब्लैक आता है, सही है। जरा इसका रिप्लाई देख लेते हैं, मतलब आंसर देख लेते हैं। तो ये क्या कलर हुआ हुआ है ब्लू हुआ हुआ है। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही ये उसी का ही ऑपोजिट है। मैंने कहा था जो चीज पहले होगी वो पहले चलेगी, लेकिन जो उसके बाद में होगी हमेशा वो चीज कायम रहेगी। मतलब जो बाद में आपको उसको कहा जा रहा है वो उसको हमेशा वही फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लू सबसे ऊपर बोला हुआ था, उसके बाद रेड बोला, उसके बाद ब्लैक बोला। होना क्या चाहिए था ब्लैक, लेकिन हो क्या गया ब्लू। उसकी वजह थी कि ये जो आपके सिलेक्टर्स हैं इनकी कुछ पावर है, सही है। तो इसका एक सिंपल रूल ये है कि जो जितना स्पेसिफिक होता है वो उतना पावरफुल होता है। इसका मतलब है कि एक चीज है जनरल, सही है। मैं बोलूंगा भाई सुफा के स्टूडेंट्स, अब सुफा के स्टूडेंट में तो सारे बच्चे आ जाते हैं, मतलब कि वेब डेवलपमेंट वाले भी, ग्राफिक वाले भी, CIT वाले भी, लैंग्वेज वाले भी, मैथ्स वाले भी, मतलब सारे बच्चे आ गए। उसके बाद मैं बोलूंगा नहीं वेब डेवलपमेंट वाले, तो ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया कि मैंने पहले सुफा बोला तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे, ये कम स्पेसिफिक है। फिर मैं बोलूंगा वेब डेवलपमेंट वाले, ये और कम स्पेसिफिक हुआ, यानी कि स्पेसिफिक हुआ। उसके बाद आप मैं बोलूंगा वेब डेवलपमेंट बैच 6, तो यानी कि आप लोगों की बात हो रही है, तो अब मैंने उसको और शॉर्ट कर दिया। तो जैसे जैसे आप स्पेसिफिक करते जाते हो वो स्पेसिफिक चीज जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है और हमेशा उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है। अब यहाँ पे आईडी को उसने क्यों अहमियत दी, क्योंकि आईडी हमेशा कितने एलिमेंट पे इफेक्ट करती है एक पे, और H1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो सब H1 पे काम करेगा। तो जो चीज जितनी स्पेसिफिक होगी उसकी ताकत ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है? तो जरा एक कॉमन सेंस की बात बताएं, क्लास और आईडी में पावरफुल कौन होगा? आईडी होगी, क्योंकि क्लास जो है उसमें तो 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 15 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन आईडी में हमेशा कितना होगा? सिर्फ एक। तो आईडी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन क्लास और टैग सिलेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं कि क्लास होगा और कितने बच्चे कह रहे हैं कि टैग होगा? अच्छा, चलो उस पर भी आता है। तो हम जरा इसको क्लीन आउट करते हैं जो हमने कचरा किया है। तो हमने टैग सिलेक्टर देखा और आईडी सिलेक्टर देखा। वैसे जो अभी मैं सारी चीजें बता रहा हूं ये आपको खुद इनसे खेलना चाहिए, सही है। नॉर्मली जब आपके क्लास में कोई चीज पढ़ाई जा रही होती है तो उसमें ये सारी चीजें फनकारियां नहीं बताई जाती, क्योंकि ये आपका काम होता है कि आप कोड के साथ खेल के देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
ठीक है, क्योंकि क्लास में आपके पास नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ये थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि यार बता देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप मतलब हर वक्त लगे रहते हैं कोड में, तो मुझे पता है कि सारा काम सीख लेते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से इसको ज़रूर खेलें। उसके बाद हमारे पास आईडी सिलेक्टर। अब आईडी के बाद आप थोड़ी बहुत बात तो समझ गए होंगे कि अब किसकी बारी है। हमारे पास है क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सिलेक्टर के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी, तो मैं दो मेरे H1 है, इनमें मैंने क्या लगा दिया, क्लास लगा दिया। और क्लास का मैंने नाम क्या दिया था, कर्ली ब्रेसेस वैसे ही, प्रॉपर्टी का नाम वैसे ही, और वैल्यू वैसे ही, सारा काम सेम रहा, सिर्फ क्या चेंज हो गया, सिलेक्टर। अब सिलेक्टर में मैंने माई टैग लिखा तो इसका कलर क्या हो रहा है, वाइट हो रहा है। इसका मतलब है कि VS कोड को समझ नहीं आ रही कि मैंने ये इसको क्या दिया है। अब जैसे कि आईडी की पहचान क्या है, हैश, तो क्लास की पहचान क्या है, डॉट। अब जब मैंने इसको डॉट लगाया तो इसका कलर येलो हो गया, तो चेंज हुआ, येलो हुआ, तो इसको पता लग गया कि ये कोई आपके पास सिलेक्टर है, किसी किस्म का सिलेक्टर है। तो जब हमने ये किया, बैकग्राउंड कलर जिसके पास माई टैग होगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू। तो अगर हम पीछे जाके देखें तो हमें पता लग रहा है कि जिस दो चीज़ों को हमने आपका बैकग्राउंड कलर दिया था वो लाइट ब्लू हो चुका है। अच्छा, अगर इसमें आके मैं कलर दूं और कलर हम इसको दें, कौन सा कलर दें, ब्राउन दे देते हैं, तो इन दोनों पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, आईडी पावरफुल है किससे, क्लास से। भले आप इसको ऊपर लिखें नीचे लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पे आप खड़े हैं वहां पे इसकी अहमियत है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने टैग सिलेक्टर पढ़ा, हमने आईडी सिलेक्टर पढ़ा, और फिर हमने क्या पढ़ा, क्लास सिलेक्टर पढ़ा। हमने एक चीज हमने देखी थी यहाँ पे HTML के अंदर, हमने UL पढ़ा था। UL के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एलाइज पढ़े थे। ठीक है, अब जरा हम यहाँ पे आके देखते हैं तो हमें पता लग रहा है कि जो हमारे आइटम्स हैं, आइटम 1 2 3 लिस्ट डाउन हो चुके हैं। अब जरा हम इनका कुछ इनमें CSS लगाने की कोशिश करते हैं। अब जरा दोबारा हमारा सबसे पहले था टैग सिलेक्टर, उसके बाद हमने कहा कि उसका एक नुकसान है कि वो सब पे लग जाता है, किसी एक एलिमेंट को अलहदा चीज देनी है तो वो काम नहीं हो सकता। तो उसका हल क्या था, आईडी सिलेक्टर। अब आईडी का नुकसान क्या था कि जिस जिस टैग को आपको काम कोई लगाना है उस सबको आपको क्या देनी पड़ेगी, आईडी, और वो भी अलहदा अलहदा, जैसे आइटम 1 आइटम 2। अब आपके पास फर्ज करो कि 150 टैग्स हैं जिसको आपको एक स्पेसिफिक चीज देनी है, तो आपको उन 150 टैग्स पे 150 अलग अलग आईडीज देनी पड़ेंगी, जो कि पागलपन है, इतना टाइम किसके पास है। तो उसके पास दूसरा हल क्या है कि हम उसको क्या दे दें, क्लास दे दें। अब क्लास में भी क्या नुकसान है कि उन 150 टैग्स के अंदर हमें उन 150 टैग्स को हमें क्या देनी पड़ेगी, सेम क्लास देनी पड़ेगी। अब वो क्लास का नाम तो एक ही होगा, लेकिन उन 150 के 150 टैग्स में हमें वो सारी की सारी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो ये भी मसला है कि हम 150 टैग्स को बैठ के सबको क्या दे रहे हैं, क्लास। ये भी बहुत टाइम टेकिंग है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो तीसरी अब हमारे पास इस मसले का हल क्या है कि हम कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइल्ड सिलेक्टर। क्या करें, चाइल्ड सिलेक्टर। आपने डिव तो पढ़ा है,
तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भाई ये जो 150 टैग्स है ना, इस सबको किसके अंदर डाल दो, div के अंदर डाल दो। उस div को आप क्या दे सकते हो, एक आईडी, क्लास, कुछ भी आप देना चाहो आप दे सकते हो। और फाइनली उसके अब ये सारे क्या बन गए, चाइल्ड, क्योंकि अब ये सारे 150 के 150 टैग्स किसके अंदर हैं, उस div के अंदर है। तो अब हम बिना कोई आईडी लगाए, बिना कोई टैग लगाए, इन सारे 150 के 150 टैग्स पे कोई प्रॉपर्टी हिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये किसके चाइल्ड है, div के। तो साइकोलॉजी ये है, थ्योरी ये है। अब उसको जरा देखते हैं कि वो कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं और हम लिखते हैं यूएल। अब यूएल लिखा तो ये किस तरह का टैग है, टैग सिलेक्टर है। अब मैं इसको कहता हूं, ये क्या चीज है, ग्रेटर देन, लेस देन, दोनों में से कोई एक है, सही है। मुझे खुद भी याद नहीं बैठता कौन सा कोई है क्या है। जब हम छोटे थे तो एक टीचर बोलती थी कि जहां पे इसका मुंह खुला हुआ है मगरमच्छ है, वो उसको खा जाएगा, मतलब जो बड़ी 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 वैल्यू है उसको खा जाएगा। तो अब मुझे फिर भी समझ में नहीं आया कि मैं इसको लेस देन बोलूं या ग्रेटर देन बोलूं, तो दोनों में से कोई एक चीज है। उसके आगे मैंने क्या लिखा, li। अब ये li खुद अगेन क्या है, ये भी एक क्या है, टैग सिलेक्टर ही है, क्योंकि li किसका नाम है, एक एलिमेंट का नाम है, एक टैग का नाम है। li एक प्रॉपर टैग है, सही है। वो हाँ है यूएल के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खुद क्या है, टैग है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो दो मैंने चीजें लिखी यहां पे। अभी तक हमने जितने सिलेक्टर्स पढ़े उनमें एक ही लफ्ज आता था। ये पहला सिलेक्टर की किस्म है जिसमें दो दो आपके नाम एक साथ आ रहे हैं। अब इन पे मैं कहता हूं इनका कलर, एक तो कॉलम, इनका जो कलर है, कलर खत्म हो गए, चलो कोरल कर लेते हैं। तो जब मैंने कोरल किया तो हम देख रहे हैं कि ना मैंने li पे कोई आईडी लगाई, ना क्लास लगाई, सही है। उसका डायरेक्टली सारा काम क्या हो गया, कोरल आपका, मतलब उसका कलर कोरल हो गया। लेकिन ये वो वाला एक, इसमें एक और मसला उठेगा। वो कौन सा मसला उठेगा, अगर यहाँ पर कितनी 2 या 3 लिस्ट हो तो मसला ये होगा कि सारी लिस्ट का कलर कोरल हो जाएगा। अगेन मसला। अब इस मसले का हल क्या हो सकता है कि हम इस यूएल को क्या दे दें, हम लोग आईडी दे दें। अब इसकी आईडी हम दे देते हैं फर्स्ट लिस्ट। अच्छा, आप एक बात नोट कर रहे हैं, मैंने पहला लफ्ज जो है इसका जो स्मॉल है, और जो दूसरा लफ्ज स्टार्ट हुआ इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ग्रेटर देन है। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, इसका एक प्रॉपर नाम है और ये एक प्रोग्रामिंग में तरीक़ेकार है, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं कैमल केस। क्या कहते हैं, कैमल केस। तो ये एक तरह की कन्वेंशन है कि जब आप कोई वेरिएबल लिखें, कोई नाम लिखें, तो उसमें आप पहला लेटर क्या दें, स्मॉल। जब दूसरा लफ्ज शुरू हो रहा हो तो उसका फर्स्ट लेटर क्या कर दें, कैपिटल कर दें। अगर इवन इसमें थर्ड नाम है, कोई भी थर्ड नाम है, जैसे है ब्लू, तो इसका भी पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो इसका फायदा क्या होता है कि आप, हालांकि ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको अलहदा अलहदा पढ़ पा रहे हैं। अगर मैं इन सब का नाम छोटा छोटा कर दूं तो फिर जो पहली दफा इसको देखेगा उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो ये एक तरीक़ेकार है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैमल केस कहते हैं। और अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने कोड में तो इससे थोड़ा ये फ़ायदा है कि अगला जो बंदा है जो आपका कोड देख रहा है उसको पता लगेगा कि ये बंदा जो है थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है। इसके अलावा ये सिर्फ कैमल केस नहीं होता, ये फर्स्ट वाला भी कैपिटल हो सकता है, इसको लेकिन हम दूसरा नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, पास्कल केस कहते हैं। तो ये दो तरह के केसेस होते हैं, एक होता है पास्कल, एक होता है कैमल केस। तो जब आप वेरिएबल का नाम लिखें, कुछ भी चीज़ ऐसा बनाएं, अच्छा वेरिएबल बोल रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग में आगे थोड़ा जावास्क्रिप्ट में टाइप में आएगा, तो लेकिन ये आपको आदत थोड़ी होनी चाहिए कि जब आप क्लास दे रहे हैं, आप आईडी दे रहे हैं, तो आप उसको किस केस में दें, या तो कैमल केस दे दें या आप पास्कल केस दे दें, जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि आप अभी जो आपको लग रहा होगा कि जो क्लास नेम्स हैं, आप ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट लिस्ट इज ब्लू, इस तरह की कोई आईडी नहीं दे सकता, सही। हम स्पेसेस नहीं दे सकते। जब हम स्पेसेस नहीं दे सकते
तो हमें उनको मिलाना पड़ेगा। अब मिलाना पड़ेगा तो मिलाने के तरीके तो एक ये तो कुछ लोग यूं कर लेते हैं कि फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट और अंडरस्कोर ब्लू, कुछ लोग यूं भी लिख लेते हैं, कुछ लोग यूं भी लिख लेते हैं, हर किसी का अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन जो ये वाला तरीका है ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और आपको जो भी बड़े बड़े मतलब प्रोग्रामर्स हैं उनका जब आप कोड पढ़ेंगे तो आपको ये वाला काम दिखेगा, क्योंकि आप जितना स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाएंगे आपका उतना कोड क्लीन दिखेगा, और जितना कोड आपका क्लीन दिखेगा आपका जो इंटरनेशनल क्लाइंट है, जो इंटरनेशनल प्रोग्रामर है, वो बोलेगा यार जो पहला बंदा था वो एक्सपीरियंस था। सही, तो आपके कोड से देख के ही पता चल जाता है कि आप कितने अनाड़ी हो। सही है, तो हमने एक इसको आईडी दे दी फर्स्ट लिस्ट के नाम से। अब हम क्या करते हैं, ये किस तरह का सिलेक्टर है, टैग सिलेक्टर है, इसकी जगह में मैं क्या प्लेस कर रहा हूं, आईडी, लेकिन फिर आईडी की पहचान क्या है, हैश। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आईडी ढूंढो, कौन सी आईडी, फर्स्ट लिस्ट। ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो उसको बता रहा है कि इस आईडी का जो टैग है उसके क्या ढूंढो, चाइल्ड ढूंढो, और कौन से वाले चाइल्ड ढूंढो, एलाइज ढूंढो, और उन एलाइज को क्या कलर कर दो, कोरल, एक कलर का नाम है कोरल। तो अब हम देख रहे हैं कि जो सिर्फ पहले वाली लिस्ट थी उसका कलर कोरल हुआ, और बाकी जो दोनों लिस्ट है उनका कलर कोरल नहीं हुआ। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका पेरेंट चाइल्ड सिलेक्टर। बल्कि ये नॉर्मली इसको चाइल्ड सिलेक्टर हम कहते हैं, क्योंकि चाइल्ड सिलेक्टर इसलिए कहते हैं कि ये अफेक्ट किस पे करता है, चाइल्ड पे। इसका दूसरा नाम डिसेंडेंट सिलेक्टर भी है, इसको चाइल्ड सिलेक्टर भी कहा जाता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर भी कहा जाता है। अब एक और काम करते हैं, आप एक बात जानते हैं कि हम इस आइटम 2 में एक और क्या बना सकते हैं, सब लिस्ट 1 और सब लिस्ट 2। अब हम देख रहे हैं कि हालांकि ये लिस्ट इसमें है, तो ये वाली लिस्ट का कलर भी क्या हो गया है, क्या हुआ है, इनका भी कलर जो है वो कोरल हो चुका है। अब ये जो चीज है इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है कि वालिद की मिल्कियत जो है किसके पास आती है, बच्चों के पास। तो यही सेम जो सिस्टम है वो आपका प्रोग्रामिंग में भी है, और उसका प्रॉपर नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होती है कि जो आपके पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटीज हैं, वो किसके पास शिफ्ट हो जाती हैं, चिल्ड्रन के पास। लेकिन आपने हिट किसको किया था, वो जो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आपने हिट उनको किया था, आपने इनको हिट नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम डिव भी बना सकते थे। सही है, हम डिव के अंदर स्पैन बना सकते थे। ठीक है, हम लिख सकते थे दिस इज स्पैन 1। हम ये भी लिख सकते थे दिस इज स्पैन 2। अब इसमें आके अगर हम लोग, अभी फिलहाल हमें पता है कि डिव एक ही है, तो हमें इसमें आईडी और क्लास देने की जरूरत तो नहीं है। तो डिव के आगे क्या आएगा, स्पैन, और स्पैन का कलर मैं कर लेता हूं, अब कलर वाकई खत्म हो गया। तो ये बड़ा बकवास कलर है, नजर ही नहीं आ रहा। तो दिस इज स्पैन 1 और दिस इज स्पैन 2, दोनों लाइनें एक साथ लिखी हुई है। उसकी वजह क्या है, इनलाइन टैग है। स्पैन जो है वो इनलाइन टाइप ऑफ एलिमेंट है, तो दोनों लाइनें एक साथ आ गई। हालांकि जो डिव है उस वो देख रहे हैं कि आप ऊपर वाली लिस्ट से थोड़ा नीचे आए, क्योंकि डिव एक कौन से टाइप का एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो अभी आपने एक चीज देखी कि एक डिव है, डिव के अंदर स्पैन है, हमने पेरेंट चाइल्ड वाला सिलेक्टर इस्तेमाल किया, और जो भी हमने कहा कि इसके अंदर स्पैन है उनका कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो। उसके बाद अब एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक और डिव बना लेते हैं, और इस डिव के अंदर एक और स्पैन बना लेते हैं, और इसको कहते हैं दिस इज ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है,
तो इस ग्रैंड चाइल्ड का कलर भी अब क्या हो गया, ब्लू हो गया। उसकी वजह क्या है अगेन, क्योंकि ये अपने बेसिकली पेरेंट से आपके पास ये सारा का सारा काम लेकर आ रहा है। कौन सा div 2 कैसे होता, div 2 आप इसको आईडी देना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आप आईडी दे रहे हैं और आईडी के ऊपर आप अलग चीज़ कोई लगा देंगे तो ये बिल्कुल अलग इफेक्ट आएगा, वो तो आपके ऊपर है ना। बेसिकली ये है कि आप इस पे आईडी दे दें, तो इसको आप कह लें कि नेस्टेड डिव। सही है। मैंने कहा कि भाई जो नेस्टेड डिव है इसके अंदर जो स्पैन है उसका कलर क्या कर दो, ग्रीन। तो आपका ग्रैंड चाइल्ड किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। हालांकि उस सब पे क्या लगा हुआ था, ब्लू। तो वो जाहिर सी बात है, आप जितना स्पेसिफिकेशन में, दोबारा जैसे मैंने कहा कि आप जितना स्पेसिफिक हिट करेंगे आप हिट कर सकते हैं। अब आपके पास वो सारे सेलेक्टर्स हैं जिससे आप इन सबको टारगेट कर सकते हो। कौन कौन से, सबसे पहले टैग, उसके बाद आईडी, उसके बाद क्लास, उसके बाद पेरेंट चाइल्ड। अब पेरेंट चाइल्ड का ये फायदा हुआ कि वो बहुत सारे टैग्स पे एक बड़ी आसानी के साथ हिट कर जाता है। ये बात आपको समझ आ रही है। इसके अलावा एक और छोटा सा तरीका और होता है, वो एक अलग से आपका सिलेक्टर नहीं है लेकिन अपने आप में एक पता होना चाहिए। तो ये तरीकेकार जो है ये तकरीबन हर किस्म का जो आपका सिलेक्टर है उसमें एप्लीकेबल है। अब इसका क्या मतलब है कि H1, H2, तो ये बेसिकली मैं CSS को बता रहा हूं कि जो काम इसके अंदर लिखा जाएगा वो किस किस पे हिट करेगा H1 पे भी, H2 पे भी। इसके अलावा इवन ये वाला काम जो है हैश ब्लू पे भी लगना चाहिए। इवन ये वाला काम जो है डॉट माई टैग पे भी लगना चाहिए। इवन ये वाला काम जो है माई फर्स्ट लिस्ट LI पे भी लगना चाहिए। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि टैग सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, आपका क्लास सिलेक्टर और डिसेंडेंट सिलेक्टर या चाइल्ड सिलेक्टर, तीनों चारों एक ही लाइन में है और किससे सेपरेटेड है, कॉमा से। तो बेसिकली मैं इनको ये बता सकता हूं कि अगर मुझे इन ग्रुप पे पूरे पे हमें कोई प्रॉपर्टी लगानी है तो हम इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, जब आपने कॉमा लगा दिया तो उसको लगता है कि आप बिल्कुल एक नया तरीके का क्या लिखने वाले हो, सिलेक्टर लिखने वाले हो। तो वो सिलेक्टर किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर आप इस पर कोई चीज़ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। वैसे जैसे अगर हमने लगा दिया फॉन्ट साइज हमने लगा दिया 45 पिक्सल्स, तो 45 पिक्सल जब हमने लगाया तो सब पागल हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे जो पहले से लगे हुए थे H1 उनका अपना एक साइजेस है, नीचे वालों का अलग साइजेस है। तो खैर ये एक आप इसमें प्ले अराउंड कीजिएगा अलग अलग प्रॉपर्टीज से। अभी हम प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। खैर लेकिन बताने का तरीका क्या था कि ये एक चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरह का सिलेक्टर होता है और इसको हम क्या कहते हैं, आप सिंपल क्या लगा लेते हो है, ये आपका स्टेरिस्क। ये क्या चीज़ है, स्टेरिस्क। जब आप स्टेरिस्क लगाते हो तो बेसिकली आप उसको बताते हो कि जितने भी टैग्स हैं मेरे HTML के अंदर, जितने भी टैग्स हैं इसके अंदर जो मैं चीज़ लिखूंगा वो सब पे अप्लाई कर दो। तो आपके पास बॉडी है, HTML है, सही है, और बॉडी के अंदर जितने टैग्स हैं उन सब पे ये वाला आपका वाला काम हो जाता है। जैसे नॉर्मली आपके पास क्या होता है, आप कह देते हो कि मार्जिन क्या कर दो, 0 कर दो, और पैडिंग क्या कर दो, 0 कर दो। तो जब आपने ये किया तो आप देख रहे हैं कि जो लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग्स थी वो क्या हो गई, श्रिंक हो गई। तो जब आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हो तो नॉर्मली बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनका पहला स्टेप ये होता है कि वो जो डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ याद है कि जो मतलब मार्जिन पैडिंग क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। जो मार्जिन पैडिंग
आपके CSS बनाने वालों ने दी है उनको क्या कर दो, खत्म कर दो, जीरो कर दो। सही है। और मैंने इस्तेमाल किया है कौन सा टैग, सॉरी सिलेक्टर कौन सा इस्तेमाल किया है, स्टैटिस्क, जो जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब है कि जितने टैग्स हैं उन पे ये दोनों काम लाजमी होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो अब आपने सिलेक्टर पढ़ लिए, ठीक है, यानी कि CSS का ये पहला वाला स्टेप जो था ये आपका मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं जरा बुक पे। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं आपकी बुक में पता नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ी सिलेक्टर्स की, उन्होंने आई थिंक 1-2 पेज है उसके अंदर ये सारी बातें कर दी हैं। लेकिन जो सिलेक्टर है वो एक आर्ट है कि आप किस तरीके से किस टैग को हिट करते हैं। अब ये काम हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। कोई हो सकता है कि वो एक ही 5-6 टैग्स से उनको एक ही क्लास दे दे और उस क्लास में वो काम कर ले, तो ये भी काम सही है, गलत नहीं है। हो सकता है कि कोई बंदा उन 4-5 टैग्स को एक डिव के अंदर रखे, उस डिव को कोई आईडी दे और उस आईडी के बाद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना के, यानी कि पेरेंट चाइल्ड वाला वो सिलेक्टर इस्तेमाल करके उनको वो प्रॉपर्टीज दे दे, ये भी सही है, ठीक है। तो ये हर किसी पे अब डिपेंड करता है कि कौन काम कैसे करता है। तो सिलेक्टर एक तरह से आर्ट है, तो आपको पहले इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप देखें कि आपके पास कौन कौन से तरीके हैं और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कब कौन सा सिलेक्टर कैसे इफेक्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा आते हैं कलर पे। तो ये देखते हैं कि कलर पे इसने पूरा एक चैप्टर क्यों दिया है। सही, हालांकि अभी हमने कलर इस्तेमाल तो किए हैं, हम रेड लिख रहे थे रेड हो जा रहा था, ब्लू लिख रहे थे ब्लू हो जाता था, लेकिन जरा आप देखते हैं कि इसने पूरा का पूरा चैप्टर क्यों दिया है। तो ये जो पहला पेज है इसमें आपको कलर देने के कुछ मेथड्स बता रहा है। सबसे पहले कौन सा मेथड है, RGB वैल्यूज, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। तो ये तो आपको मोस्टली आप सबको पता होगा कि जो एक कलर होता है वो बेसिकली 3 कलर से मिलके बनता है, और वो है रेड, ग्रीन, ब्लू, जिनको हम क्या कहते हैं, RGB। आपके पास जितनी स्क्रीन्स हैं, ये आपके पास स्क्रीन चल रही है, आपके मोबाइल स्क्रीन हैं, आपके लैपटॉप स्क्रीन हैं, वो सब हमें वो सारी जो चीज़ें हैं वो 3 लाइट से मिलके बनती हैं, रेड लाइट, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट। ये डिपेंड करता है कि वो एक जगह पे कौन सी आपका कलर ज़्यादा है, कौन सा कलर कम है, इस पोजीशन से आपको ये सारे डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 3 कलर्स हैं बेसिकली, उनसे सारे के सारे कलर्स बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पता लग रहा है कि 3 टाइप्स हैं या 3 तरीकेकार हैं कलर देने के। ये RGB वैल्यू है और इनको हम कहते हैं हेक्स कोड। क्या कहते हैं, हेक्स कोड। और फाइनली हमारे पास नेम है, कलर नेम्स। अब कलर नेम्स का मसला क्या है कि आप कितने कलर नेम्स बना लोगे। अब हर किसी को अपना कलर चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर चाहिए, तो हम ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कलर नेम से सारा काम कर लो। तो हमारे पास 2 तरीके बच जाते हैं, एक तो है हेक्स और दूसरा RGB। जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो ये वाला है। कौन सा, हेक्स कोड। और उसकी वजह क्या है कि हेक्स कोड ज्यादा क्यों है, क्योंकि जब आपको हेक्स कोड पता है तो वो आप जब हेक्स कोड कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको एक चीज की गारंटी है कि जो आपका कलर लगेगा वो यही लगेगा। अब RGB के साथ मसला क्या है कि ये थोड़ा सा कलर में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू जो है उसकी रेंज है। अब यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं, लेकिन ये नंबर जो है ये 0 से कहां तक जा सकते हैं, 255, 0 to 255, यानी कि अभी इसने क्या दिया है, 100, 100 और 90। तो इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 255। तो ये इन्हीं वैल्यू के बीच में आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा। अब प्रॉब्लम ये कि जब आपके पास एक लिमिट है तो हो सकता है, क्योंकि इतने बिलियंस ऑफ कलर्स हैं दुनिया में, हो सकता है कि कोई कलर है स्पेसिफिक जो कि एक सर्टेन रेंज पे थोड़ा डिफरेंट दिखता हो। तो उस वजह से सबसे बेटर क्या होता है, हेक्स कोड।
क्योंकि जब हेक्स कोड आपने कॉपी कर लिया तो आपको गारंटी है जो आप कलर लगा रहे हो वो वही कलर है जो आपके डिजाइनर ने आपको दिया है। आप जो बेसिकली हो, आप लोग फुल स्टैक डेवलपर्स हो, जो आप कहलाते हो वो है क्या, फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब होता है कि आप फ्रंट एंड भी बनाते हो और बैक एंड भी बनाते हो। जो ये वाला डिजाइनिंग का काम होता है नॉर्मली आपका नहीं होता, इसके लिए एक और बंदा होता है, इसका नाम क्या होता है, यूआई यूएक्स डेवलपर। आपका जो यूआई यूएक्स डेवलपर होता है वो सारा का सारा आपको डिजाइन बना के देता है, उसके साथ एक कलर पैलेट देता है। उस कलर पैलेट के अंदर आपको क्या गिवन होते हैं, हेक्स कोड्स। मतलब आपको बताता है कि भाई ये वाला कलर जहां जहां यूज हुआ है ना, तो ये वाला हेक्स कोड कॉपी करके लगा दो। जहां जहां ये इस बटन में ब्लू कलर लगा हुआ है तो ब्लू कौन सा, अब ब्लू के तो इतने सारे शेड हैं, तो वो साइड में एक हम उसको क्या कहते हैं, कलर पैलेट। जब वो कलर पैलेट में और जितने भी पूरी वेबसाइट में उसने कलर इस्तेमाल किए होते हैं अपने डिजाइन में, उसके आपको क्या दिए हुए होते हैं उसने, हेक्स कोड्स। तो आप उधर से वो हेक्स कोड कॉपी करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। जरा इसको हम देखते हैं कि ये काम कैसे मुमकिन है। हम सबसे ऊपर जाते हैं, हम सिंपल आते हैं किस पे, बॉडी पे। बॉडी पे हम कलर का टैग लगा लेते हैं, वह कलर का नहीं लगाते बल्कि क्या लगा लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। अच्छा, यहां पर अगर आप लिखेंगे कलर पैलेट, तो ये एक वेबसाइट है colorhunt.co, और ये वेबसाइट आपको क्या देती है, कलर पैलेट्स। क्योंकि अभी आप लोग न्यू हैं, तो जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करने जाएंगे तो आप तो, मुझे पता है कि शुरू में क्या करेंगे, बोलेंगे यार इस नेविगेशन बार का ब्लू कलर दे दो, सही है, इस हेडिंग का रेड कलर दे दो, यहाँ से जो आपका फुटर है उसका ब्लैक कलर दे दो। तो बेसिकली हम उसको कहते हैं गोला गंडा। तो जो न्यू डेवलपर बन रहा होता है बेचारा, वो उसको देख के लग रहा होता है कि मैंने क्या बेहतरीन चीज़ बनाई है, लेकिन जब वो एक टाइम से काम कर रहा हो, जब वो देखता है ना, बोलता है यार ये तो अभी गोले गंडे वाली स्टेज पे है, सही, इसको भी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो वो कलर्स की जो पहचान है बहुत ज़रूरी है, कम से कम बेसिक। जैसा मैंने कहा कि आपका काम नहीं है डिज़ाइन करना, लेकिन जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, सही है, तो वो आपको नॉर्मली यूआई यूएक्स डेवलपर नहीं देती। वो बोलती हैं यार ये छोटी सी वेबसाइट बनानी है, इसके लिए तुम्हें क्या डिज़ाइन चाहिए। तो आपको कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कैसे बनती है और किस तरह का कलर देना होता है। तो ये जो कलर पैलेट्स हैं, ये बेसिकली आपको ये वेबसाइट जो है बना के देती है, किस बेसिस पे कि ये आपस में कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा देते हैं। मतलब अगर आप इन कलर्स को एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे। तो आप इसमें से कोई भी एक कलर पैलेट चूज करते हैं। जैसे ये वाला कलर पैलेट मैंने एक बंदे को एक वेबसाइट में यूज करता हुआ देखा था, एक कंप्लीटली ई कॉमर्स की वेबसाइट थी, उसने एग्जैक्ट ये कलर पैलेट उस पूरी वेबसाइट पे इस्तेमाल किया और उसकी वेबसाइट बहुत डिसेंट लग रही थी। एक बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था किसी बहुत बड़े डिजाइनर ने डिजाइन की हुई है, क्योंकि उसके कलर्स इतने फ्लॉलेस लग रहे थे, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो आउट ऑफ वे कोई कलर इस्तेमाल किया गया है। सही है, जैसे कि अगर आप इधर अभी देखें तो ये यकीनन एक गोला गंडा है, एक ब्लू रेड ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये कलर पैलेट्स आपके पास पहले से बने बनाए हैं, जो कलर्स बेसिकली आपस में बहुत अच्छे चलते हैं। अब ये वाला जो कलर पैलेट है, जो आईईसी शायद आपने नाम सुना हो, तो उनके तकरीबन कलर्स जो हैं वो ये वाले, इस थीम पे वो लोग बनाए गए, उसकी वेबसाइट सारी। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उसमें से आप एक कलर पैलेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप उसका कलर उठाएंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला कलर है, तो इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेक्स कोड। क्या दिया हुआ है, हेक्स कोड। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो ये हेक्स कोड क्या हो जाता है, कॉपी हो गया। अब ये वाला हेक्स कोड यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे, लेकिन उसके आगे आप क्या लगा देंगे, हैश। हैश हेक्स कोड की पहचान है, ठीक है। तो जब आप हैश लगाते हैं तो आपको सीएसएस को पता लग जाता है कि आप किस टाइप का कलर देना चाह रहे हैं, हेक्स कोड देना चाह रहे हैं। अब जब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वही वाला कलर हो गया जो हमने वहां पे देखा था। सही है, तो पहला तरीका हमने देखा हेक्स कोड, बल्कि पहला तरीका हमने नेम वाला देखा है कि हम रेड ब्लू ग्रीन नाम देते थे। दूसरा तरीका क्या है, हेक्स कोड्स। तो हेक्स कोड में फर्ज करें ये मैंने कॉपी कर लिया, तो मैंने हटा के ये दे दिया, तो अब हमारा कलर डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा हेक्स कोडिंग है। उसके बाद हमारे पास है एक
RGB। अब ये RGB क्या है कि मैं उसको CSS को बता रहा हूँ कि मैं जो कलर देने वाला हूँ किस फॉर्मेट में देने वाला हूँ, RGB की वैल्यूज के मुताबिक। अब मुझे पता है कि हम इधर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया 65, 25, 35, सही है, एक कलर बन गया। अब मैंने एवं ही रैंडम वैल्यू लगाई, सही है, मुझे कुछ नहीं पता था ये कोई कौन सा कलर होने वाला है, लेकिन ये कोई मरूनिश टाइप कुछ बन गया है। वैसे पीछे जाके देख लेते हैं, तो ये कलर बन गया है। अब इसका कॉम्बिनेशन मैंने कौन सा इस्तेमाल किया, रेड की कंसंट्रेशन कितनी है 65, ग्रीन की 25 और फाइनली ब्लू की 35। ये थोड़ा लॉजिकल भी लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, रेड, तो ये इसका जो टेक्सचर है वो बेसिकली रेडिश है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपके पास प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओपेसिटी। एक मिनट, तो आपने कोई चेंज नोटिस किया? अच्छा, इसको अब 1 कर दें अगर हम, तो कोई फर्क पड़ा है? हाँ है ना। ओपेसिटी अगर हम 0 कर दें, हट गया। 0.2 करें, बिल्कुल लाइट शेड। तो बेसिकली ये पहले था RGB, अब क्या है RGB A। तो ये एक और प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, ओपेसिटी होती है कि भाई ये इसका ट्रांसपेरेंसी है, मतलब सिंपल हम इस कलर को क्या कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट की जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होती है और 1 तक जाती है। 1 का मतलब है कि टोटल डार्क, यानी कि कोई फर्क नहीं आएगा। 0 का मतलब है कि बिल्कुल ही लाइट। अब बिल्कुल लाइट का मतलब है कि वाइट। तो जब आपने 0 किया तो वो कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। और मैंने 0.2 किया तो वो बिल्कुल हल्का सा शेड आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक नई प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, ओपेसिटी। और इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से, और कहाँ पे जा रही है, 1 पे। मतलब इसके मिडिल पे जितनी चीजें हैं वो आप यूज कर सकते हैं। और RGB की वैल्यूज की लिमिट क्या है, 0 से 255 कंप्लीट बोला। इसका मतलब है कि जरा एक चीज चेक करते हैं, 000 पे क्या होगा, जीरो पे क्या होगा, ब्लैक। यानी कि जब कोई भी कलर मौजूद नहीं होगा तो कौन सा कलर होगा, अंधेरा होगा, ब्लैक हो जाएगा। तो इसकी हाईएस्ट लिमिट क्या है, 255। तो सबकी हाईएस्ट लिमिट लगाई तो क्या हो गया, वाइट। और ये बेसिकली पूरी साइंस है कि जैसे कि आपकी सूरज की रोशनी आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखती है, तो वो बेसिकली सारे कलर्स का मजमा होता है। इंटरमीडिएट में आपने प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, सही है। तो उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स का टॉपिक पढ़ा है, वेवलेंथ्स पढ़ी है, किसी को पता है स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? अच्छा, खैर, तो हमारे पास ये 3 तरीके थे कलर्स बताने के। इसके अलावा और भी बहुत सारी आपके पास ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन मेन चीज़ है कि ये सिंपल से कलर देने के तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एक ओपेसिटी थी, और थोड़ी सी दिमाग में सेंस होनी चाहिए कि RGB 000 हुआ तो क्या हो जाएगा, ब्लैक। और RGB आपका ये 255 हुआ तो वो वाइट हो जाएगा। और आई थिंक एक होता है जो, एक मिनट ऊपर चले जाते हैं, हेक्स कोड। तो आई थिंक हेक्स कोड है ये FF आप देंगे तो वो क्या हो जाता है, वाइट होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो कम से कम आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है।
हर चीज़ गूगल से जाके देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अकल भी होनी चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको पता हो, बाकी आपको कलर्स उठाना आते हैं, सही है, सिंपल आपको उठाना है, आपको यूज़ ऑफ करना है। इसके अलावा आप क्रोम की एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। एक आपके पास कलर पिकर नाम की एक्सटेंशन आती है। अब ये कलर पिकर क्या होता है, क्यों होता है? ये कलर पिकर बेसिकली होता है कि आप इसको कोई भी तस्वीर दें, ठीक है, और उस तस्वीर से जहाँ से भी आपको कोई कलर चाहिए ये आपको वहाँ से कलर उठा के दे देता है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ यार ये मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो ये नीचे उसका क्या आ गया, हेक्स कोड आ गया। तो मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग एक वेबसाइट है, एग्जिस्टिंग एक तस्वीर है, उसमें से आप कलर्स को उठाना चाह रहे हैं तो भी आप ये काम यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप एक हार्ड वर्क करते हैं या आप स्मार्ट वर्क करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जो आपकी हेल्प आउट के लिए, जो आपके हेल्पिंग हैंड के लिए हैं। तो आप उनको एक्सप्लोर करें, देखेंगे वो आपके काम को कैसे आसान बनाती हैं और कैसे इजी होती हैं, तो वो आपको होनी चाहिए। इसके अलावा एक आपके पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसे हम क्या कहते हैं, फिग्मा। तो वैसे तो फिग्मा का एक पूरे के पूरे कोर्सेज होते हैं। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको एक घंटा 1.5 घंटे के इसके पूरे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और आपके पास जो किसी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो UI UX डेवलपर का जो एक पूरा कोर्स होता है उसमें सिर्फ क्या पढ़ाया जाता है, फिग्मा। हालांकि अगर आप इसकी आधे घंटे की वीडियो देख लेंगे ना YouTube की, तो आपको समझ आ जाएगा कि फिग्मा को इस्तेमाल कैसे करना है। और एक दो कोई भी जो ट्यूटोरियल में वो बना के दिखा रहा है एग्जाम्पल ना, उसको 1-2 बार बना ले, आधे घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर आपके पास एक आपका जो स्किल सेट है, मतलब जो आपकी CV है, उसके अंदर एक स्किल की एडिशन हो जाएगी, और वो क्या है, फिग्मा। और ये एक वेब डेवलपर के लिए या एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन है। हालांकि कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा से 45 मिनट, और एक दफ़ा का एक प्रैक्टिस, तो आप बेसिकली एक UI UX डेवलपर्स की एक जो डोमेन है, एक मार्केट है, उसके अंदर अपना नाम लिखवा लेंगे। क्योंकि वैसे भी जो CV में लिखा होता है, आप हम सबको पता है, वो आता 20% है, लेकिन लिखा हुआ होता है भी एक्सपर्ट इन MS ऑफिस। तो वो तो हम सब करते हैं, वो आगे रिक्रूटर्स हैं उनको भी पता है, HR वाले उनको भी अच्छे से पता होता है कि लिखा हुआ सब कुछ है, लेकिन उसको आता आधा भी नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि पता होना चाहिए। अगर आपको नो हाउ है, आप जानते हो कि फिग्मा क्या है, आपने एक दफ़ा कोई चीज़ बनाई हुई है, तो आप कम से कम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो यार मैंने किया तो है कुछ ना कुछ, सही है। तो आपके पास एक एडवांटेज है। तो जितनी चीज़ें आप अपने स्किल सेट में इंक्रीज करेंगे, उतने आपको आगे चल के आपके हायर होने के और ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप मेरी खुद की अपवर्क की प्रोफाइल पे जाएंगे या लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आप चले जाएं, तो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या स्किल सेट को ओपन करेंगे तो आपको एक बहुत लंबी सी लिस्ट दिखेगी। उसकी वजह क्या है कि अगर आप एक छोटी मखसूस चीज़ें सीखते हैं, तो वो तो जैसा आप सीख गए, इसी तरीके से जो अगला बंदा है वो भी तो सीख रहा है, उसको भी तो आती है। तो आप में और उसमें क्या फ़र्क हुआ? तो आपको जितना ज़्यादा स्किल सेट आप अपनी बढ़ाएं, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। और प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको हर चीज़ की क्या मिल जाती है, यूट्यूब की वीडियो। आप YouTube की वीडियो देखें, और मज़े की बात है छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, फिग्मा हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारी ना आधे घंटे की वीडियो में आप बातें समझ जाते हैं। लेकिन आपके पास ये एक पूरा का पूरा स्किल सेट एडिशन हो जाती है। तो आपके CV में जब जितनी चीज़ें बढ़ेंगी, उतने आपके हायर होने के चांसेस और आपके सैलरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक लाजमी सी बात है कि मुझे पता है कि इंडस्ट्री में अगर कोई आके मुझे कहता है कि यार मुझे फिग्मा भी आता है चलाना, और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर भी हूँ, और मुझे एक बार बंदा आता है कहता है मैं सिर्फ फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो लाजमी सी बात है मैं किसके पास जाऊँगा, फिग्मा वाले के पास, क्योंकि मेरे पास एक एडिशनल चीज़ मिल रही है उतने पैसों में। समझ आ रही है ना बात, कि आप एक चीज़ प्रोडक्ट खरीदने गए, अब आप उसके साथ आपको कोई चीज़ गिफ्ट में मिल रही है, तो आप हमेशा उसी के पास जाओगे जो आपको गिफ्ट में एक और चीज़ दे रहा है, हालांकि क्वालिटी दोनों की सेम है। ठीक है, तो इसको ज़रा आप देख लीजिएगा। ये जो अभी मैंने कलर्स वाली बात की, बेसिकली वो इसी में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। कौन सा कलर कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कलर पैलेट बनाने चाहिए, वो सारा आपको फिग्मा में दिखाता है। और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा सा चलाना आ गया है तो आपके आगे ज़िंदगी बहुत आसान करेगा। और यूट्यूब पे आपको बहुत ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। एक हमारा एक सऊदी अरब का एक क्लाइंट था, वो बेसिकली खुद एक प्रोजेक्ट मैनेजर था, तो उसको मैंने फिग्मा का अपना एक छोटा सा एक डिज़ाइन बना के दिखाया था, ये देख पूछने के लिए कि भाई तुम यही चाह रहे हो, तो उसको वो डिज़ाइन अच्छा लगा। तो वो बंदा जाके 1 घंटे में उसने वो वीडियो सीखी और वो मुझसे अच्छा डिज़ाइन बना के ले आया।
फिग्मा के अंदर ही। तो उसको देख के मुझे लगा कि यार ये प्रोजेक्ट मैनेजर एवं ही नहीं है, उसको वो चीज़ उस दिन से पहले आती नहीं थी, वो 1 घंटे के अंदर वो चीज़ सीख के आया और उसने उसको यूज़ भी किया, ना सिर्फ उसने उसको सीखा, उससे एक चीज़ बना भी दी, और वही चीज़ को फॉलो करते हुए हमने उसके ऊपर वेबसाइट भी बनाई, और बाद में वो वेबसाइट लाइव भी हुई, मतलब कि उन्होंने आगे क्लाइंट को भेज भी दी। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई एक चीज़ आप सीखो, उसको इस्तेमाल करो और आगे इम्प्लीमेंट करो। तो आई थिंक